सी 126 अध्याय 126 लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर यह महसूस करते हुए कि यूरोंग शायद उसका दिल का दानव बन गया है, लेकिन यह अब संभव नहीं है। ये जियो ने राहत की सांस ली। अब जबकि वह पहले से ही जानता था, उसने यूरोंग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इस बार आगे बढ़ने के बजाय वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया और जब अगली बार उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को वापस पाया। वह अभी भी कमरे के बीच में कुछ लेवल 7 महान संरचनाओं से घिरा हुआ बैठा था। बधाई हो, आपने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं। अब मैं आपको फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा। जब आप तैयार हों तो मुझे बताएं। गु यमन ये जियाओ को देखकर मुस्कुराया और बोला। ये जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, आइए अभी शुरू करें। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। इस दिन ये जियो फॉर्मेशन गॉड टॉवर से बाहर चले गए। उसने आकाश में चमकते सूरज को देखा और कड़वाहट में अपना सिर हिलाने से पहले आह भरी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकी। मैंने अपने आप को ज्यादा महत्व दिया, बस इतना ही। ये जियाओ बुदबुदाया और जाने से पहले फिर से अपना सिर हिलाया। फॉर्मेशन गॉड टॉवर की तीसरी मंजिल पर गु यमन ने भी अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसे। हालांकि कड़वाहट के साथ साथ उनके चेहरे पर आश्चर्य से भरा एक हैरान करने वाला भाव भी देखा जा सकता था। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे इतनी भयानक प्रतिभा मिलने की उम्मीद नहीं थी। केवल 3 महीनों में वह वास्तव में लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर बनने में कामयाब रहे। उनकी प्रतिभा विश्व चौंकाने वाली है। केवल अगर वह मेरा शिष्य बनने के लिए सहमत होता या कम से कम मेरे फॉर्मेशन गॉड टॉवर में रहो। क्या अफसोस है। ये जियाओ पूरे 3 महीने तक फॉर्मेशन गॉड टॉवर में रहे। सबसे पहले ये जियो ने सोचा कि वह आसानी से आइज ऑफ इनसाइट की मदद से लेवल 3 या लेवल 4 फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। ऐसा तब तक था जब तक उसने वास्तव में सीखना शुरू नहीं किया। उन्होंने पूरे 3 महीने अपनी पूरी ताकत से संरचनाएं सीखने में बिताए। उन्होंने संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त करने में अपना पूरा दिल लगा दिया। हालांकि वह लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर बनने में कामयाब रहे, लेकिन वह मुश्किल से इस चरण में प्रवेश कर पाए। यदि वह ये कहे कि वह पूर्ण रूप से लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर है और लेवल 3 के सभी फॉर्मेशन को तोड़ सकता है, तो ये पूरी तरह से झूठ होगा। हालांकि केवल 3 महीनों में लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर बनने में सक्षम होना पहले से ही एक भयानक उपलब्धि थी। पूरी अराजकता में कोई भी वह नहीं कर पाया जो ये जियो ने किया है। ये हैरान करने वाला मामला था। इसके कारण गु यमन ने उनसे फॉर्मेशन गॉड टॉवर में रहने की भीख मांगी, लेकिन ये जियो ने इनकार कर दिया। वह स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में फॉर्मेशन गॉड टॉवर के मुख्यालय में जाना चाहता था ताकि वह सीधे क्लाउडी स्टार क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर सके। इस प्रकार उनके सौदे की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। इन 3 महीनों में ये जियाओ ने केवल फॉर्मेशन का अभ्यास किया। उसने खेती करने या उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की। आज उनके जाने से पहले गु यमन ने बाद में उनके लिए एक अनुशंसा लिखी और इसे क्रिस्टल सिटी के फॉर्मेशन गॉड टॉवर ब्रांड के प्रिंट के साथ सील कर दिया। फिर उन्होंने बाद में इसे फॉर्मेशन गॉड टॉवर के मुख्यालय के उच्च अधिकारियों को देने के लिए कहने से पहले ये जियो को सिफारिश दी। इस तरह उसके लिए वह हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा जो वह चाहता है। साथ ही उन्होंने ये जियो से ये भी कहा कि वह मुख्यालय से संपर्क करेंगे और उन्हें उसके बारे में पहले से सूचित करेंगे, ताकि वे तैयार रहें और जब ये जियाओ उनसे मिले तो उन्हें झटका न लगे। ये जियाओ वास्तव में गु यमन का आभारी था। इस प्रकार उसने गु यमन को सिर्फ 1 के बजाय 5 उग्र रक्त क्रिस्टल दिए। इससे गु यमन और भी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फॉर्मेशन गॉड टॉवर छोड़ने के बाद ये जियो अलविदा कहने के लिए हाओ परिवार में लौट आया। उन्होंने हाओ परिवार को 10 फेयरी ब्लड क्रिस्टल के साथ साथ कुछ कॉम्प्रिहेंशन जड़ी बूटियां भी दीं। फिर वह फैंटम पर सवार होकर निकल गया। उनका अगला गंतव्य फ्लोटिंग क्लाउड सिटी था, जो रेड स्टार सिटी के समान स्तर का शहर था। उन्होंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में स्थित टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग सीधे डिवाइन फॉर्मेशन सिटी में टेलीपोर्ट करने के लिए करने की योजना बनाई, जहां फॉर्मेशन गॉड टॉवर का मुख्यालय स्थित था। इससे उनका करीब 6 महीने का लंबा सफर भी बचेगा। फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में स्थित एक अधिपति बल था। ये संप्रदाय ब्लड शैडो टॉवर के समान स्तर पर था।
ये संप्रदाय भी 3 भागों में विभाजित था: बाह्य संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और मूल संप्रदाय। फैंग यून नए भर्ती हुए शिष्यों में से एक थे जिन्होंने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था। वह बाहरी संप्रदाय में चले गए क्योंकि बड़ी संख्या में नए शिष्यों के कारण पूरा बाहरी संप्रदाय अधिक जीवंत हो गया था। माउंटेन पीक पर 2 टावर ऊंचे और आकर्षक थे और वहां कुछ हॉल भी थे। इस समय एक हाई टावर लोगों से घिरा हुआ था, जबकि किनारे के कुछ हॉल बहुत कम बिखरे हुए थे, ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। फैंग यून ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मौज मस्ती में शामिल होना चाहता था। जिस तरफ कम लोग होते वह उस तरफ चल देता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले उनके मित्र दाशान ने जो संदेश छोड़ा था वह आंतरिक मामलों के प्रभाव के बारे में था। ये 2 ऊंचे टावर स्पष्ट रूप से वे नहीं थे जिनकी वह तलाश कर रहा था। जब वह हॉल के किनारे स्थित कुछ हॉलों के पास पहुंचा तो उसे हॉल पर लगी पट्टिका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी: कानून प्रवर्तन हॉल, संप्रदाय आत्मा हॉल, आंतरिक मामलों का हॉल। फैंग यून को कानून प्रवर्तन हॉल के बारे में पता था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि सेक्ट स्पिरिट हॉल क्या था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी की आंखों से 2 ठंडी और तेज निगाहें निकल रही थीं, जो सेक्ट स्पिरिट हॉल के मुख्य द्वार की रखवाली के लिए खड़ा था। उसके कदम थोड़े रुके, फिर वह घूमा और आंतरिक मामलों के हॉल की ओर चल दिया। वह अभी अभी संप्रदाय में आया था, इसलिए वह कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। बुजुर्ग, मैं एक नया शिष्य हूँ, फैंग यून। मैं अपनी पहचान का टोकन लेने आया हूँ। फैंग यून ने आंतरिक मामलों के प्रभाग के एक बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। बूढ़े व्यक्ति ने लापरवाही से एक पहचान प्लेट फेंक दी और कहा, इसे ले लो लेकिन इसे खोना मत। यह न केवल आपकी पहचान का प्रतीक है, बल्कि वह टोकन भी है जो आपके योगदान बिंदुओं को एकत्र करेगा और रखेगा। यदि आप इसे खो देते हैं तो योगदान इस पर अंक भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। योगदान अंक। बूढ़े व्यक्ति ने फैंग यून की ओर देखा, जो असमंजस में था। उन्होंने उस हाई टावर की ओर इशारा किया जिसमें सबसे अधिक लोग थे और कहा, वह मिशन टावर है। आप वहां जा सकते हैं और योगदान अंक अर्जित करने के लिए मिशन प्राप्त कर सकते हैं। संप्रदाय में, यदि आप साधना के तरीके, युद्ध कौशल, गोलियां, हथियार और अन्य चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बदले में योगदान अंक की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास अंक नहीं है, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संप्रदाय। हालांकि फैंग परिवार छोटा परिवार था, उन्होंने संप्रदाय के योगदान बिंदुओं के बारे में पहले ही सुना था। फैंग यून झुके और चले गए। उसने अपने पहचान चिन्ह में कैओस एनर्जी का अंश डाला और उसका नाम उसके सामने आ गया। उसके पीछे शून्य शब्द था, जो बहुत ही आकर्षक था। यह उनका योगदान बिंदु था जो शून्य ही था। गहरी सांस लेते हुए फैंग यून मिशन टावर के सामने चला गया। उसके सामने बहुत सारे लोग थे। सड़क की तो बात ही छोड़िए, वो अंदर भी नहीं घुस सकता था। इस बार प्रवेश परीक्षा देने वाले बाहर के अधिकांश लोग नौसिखिए थे। उनकी ही तरह उन्हें भी तुरंत पॉइंट्स की जरूरत थी। चर्चाएं, शोर और गुस्से भरी चीखें हवा में भर गईं। हर कोई ऊपर जाकर मिशन को देखना चाहता था। फैंग यून बाएं और दाएं चला और जैसे ही वह सोच रहा था कि अंदर कैसे पहुंचा जाए, उसे अचानक कुछ ही दूरी पर एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। दाशान, ये है। यह व्यक्ति वही था जिसके लिए उसने संदेश छोड़ा था। दाशान। उसे नहीं पता था कि वह और उसके बगल के 2 लोग क्या चर्चा कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे से सहमत नहीं थे। उन तीनों ने एक ही समय में अपना सिर उठाया और फैंग यून मदद नहीं कर सका लेकिन स्तब्ध रह गया। फैंग यून, आप यहाँ हैं। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। इस सुंदरता को ओयांग कियानरू कहा जाता है। उसने हमारे साथ संप्रदाय में प्रवेश किया। फैंग यून ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश करेंगे। ओयांग कियानरू ने चंचलतापूर्वक अपनी जीभ बाहर निकाली और मीठी मुस्कान दी। आप नहीं चाहते थे कि मैं आपका अनुसरण करूं, इसलिए मुझे स्वयं परीक्षा देनी पड़ी। मैं नहीं चाहता था कि तुम ठीक इसी कारण से मेरा अनुसरण करो। यदि तुमने मुझ पर भरोसा किया होता, तो तुम्हें भविष्य में बहुत कुछ हासिल नहीं होता। केवल खुद पर भरोसा करके ही एक योद्धा इतना मजबूत बन सकता है कि दुनिया को अपने कब्जे में रख सके। हथेली। हे, कितने बड़े शब्द हैं। ओयांग कियानरू हंसे।
कोफाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। सी 127 अध्याय 127 महान व्यक्ति। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? दा शान तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि फैंग यून ओयांग कियानरू के साथ कितनी लापरवाही से बात कर रहे थे। हाँ, वैसे, दा शान, क्या आपने मिशन स्वीकार कर लिया है? फैंग यून ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा। हाँ, क्या हम अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? ओह ठीक है, मैं आपसे वरिष्ठ भाई चांग का परिचय कराना भूल गया। वरिष्ठ भाई चांग वास्तव में अद्भुत हैं। वह नए शिष्यों में तीसरे स्थान पर हैं और उन्हें सीधे आंतरिक संप्रदाय में स्वीकार कर लिया गया है। 4 अन्य शिष्य। यदि वरिष्ठ भाई चांग की मदद नहीं होती तो हम इस मिशन को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। इस तरह हमारी सफलता की संभावना अधिक होगी। दा शान ने अपना सिर खुजलाया और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। ओयांग कियानरू को फैंग यून पर पलकें झपकाते देख चांग यान का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में उदासी की एक रेखा उभरी और जल्द ही गायब हो गई। यह मिशन हमें केवल एक लेट स्टेज कैओस डस्ट रियल्म बीस्ट को मारने के लिए कहता है। मैं इसे एक स्लैश से मार सकता हूँ। चांग यान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और फैंग यून को तिरस्कार से देखा, जैसे कि वह सभी को नीची दृष्टि से देख रहा हो। वरिष्ठ भाई चांग, फैंग यून को साथ लाना बेहतर है। वरिष्ठ शिष्य चांग की ताकत के साथ उसे इन बिंदुओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना? ओयांग कियानरू ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, वरिष्ठ भाई चांग, फैंग यून भी बहुत शक्तिशाली है। चांग यान ने व्यंग करते हुए कहा। शक्तिशाली? वह कैओस डस्ट दायरे का योद्धा भी नहीं है। वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? अगर वह चला गया तो भी वह बोझ होगा। लेकिन चूंकि जूनियर सिस्टर ओयांग ने विनती की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फैंग यून चांग यान जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहस करने में बहुत आलसी था। फैंग यून के विपरीत, जो कैओस डस्ट दायरे का योद्धा बनने से केवल एक कदम दूर था, चांग यान पहले से ही एक मिड स्टेज कैओस डस्ट दायरे योद्धा था। हालांकि एक मिड स्टेज कैओस डस्ट दायरे का योद्धा बेहद मजबूत था, फैंग यून ने फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने दा शान की ओर सिर हिलाया और उसके साथ पहाड़ से नीचे चला गया। उनका गंतव्य डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट था। हालांकि डार्क मून माउंटेन बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन यह एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता था और इसके अंदर अनगिनत अराजक जानवर थे। जब तक वे पहाड़ में बहुत गहराई तक नहीं गए, तब तक कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि इस पहाड़ के बाहरी क्षेत्र में कभी भी कोई अराजकता आत्मा क्षेत्र का जानवर नहीं था। पहाड़ की तलहटी में खड़े होकर फैंग यून ने चारों ओर फैले अंतहीन हरे भरे जंगल को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पहाड़ी हवा चली और हरी पत्तियां उड़ गईं। वे समुद्र की हरी लहरों की तरह थे, लहरों की परतों को बहा ले जा रहे थे। जंगल अंधेरा और नम था और पत्तों की परतें आकाश को ढक रही थीं। बड़ी संख्या में बहुत कम धूप पड़ सकती है। यह एक ज्वलंत युद्ध हिरण है, अराजक परिवर्तन के तीसरे चरण में एक अराजक जानवर। इस जानवर को मेरे पास छोड़ दो। डार्क मून माउंटेन में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उनका सामना एक अराजक जानवर से हुआ। एक और शब्द कहे बिना दा शान ने एक स्लेजहैमर उठाया और आगे बढ़ गए। ज्वलंत बैटल डियर ने दा शान की ओर घूर कर देखा। इसकी अगली किक ने धीरे धीरे जमीन पर एक रेखा खींच दी। उसकी आंखें अचानक खून से लाल हो गईं, मानो उसकी आंखों में ज्वाला जल रही हो। हिरन ने अपना सिर नीचे कर लिया और 2 कांटेदार सींग तेजी से आगे बढ़े। ये बहुत तेज था। जमीन पर गिरे हुए पत्ते ऊपर उठ गए, जैसे उसके पीछे कोई उड़ती हुई पूंछ हो। अच्छा समय, मेरी हिंसक गड़गड़ाहट को देखो। स्लेजहैमर बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि दा शान के सिर से भी बड़ा, लेकिन दा शान के हाथों में ये पंख की तरह हल्का था और इसकी गति बहुत तेज थी। जैसे ही हथौड़ा गिरा, हल्की गड़गड़ाहट की आवाज आई। आसपास की पत्तियां हवा में उड़ गईं, अपने साथ हवा की परतें लेकर आईं और वे तेजी से ज्वलंत बैटल डियर की ओर टूट पड़ीं। बूम! एक तेज आवाज के साथ उड़ती हुई पत्तियां पाउडर में बदल गईं और उसके पैरों के नीचे कुछ दरारें फैल गईं। दोबारा दा शान लगातार 3 या 4 कदम पीछे हटे। उसने अपना सुन्ना हाथ घुमाया, अपना हथौड़ा उठाया और फिर आगे बढ़ गया। ये जियो को क्रिस्टल सिटी छोड़े हुए आधा महीना हो गया है और वह तैरते हुए बादलों के शहर से केवल कुछ 100 मील की दूरी पर था।
अभी वो एक जंगल में दाखिल हुआ जो डार्क मून पर्वत से घिरा हुआ था। उन्होंने फैंग यून और अन्य लोगों के ठीक विपरीत दिशा से डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट में प्रवेश किया। डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट को पार करने के बाद वह फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय द्वारा स्थापित फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में पैर रखने में सक्षम होगा। ये जियाओ के डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद फैंटम अचानक रुक गया। एक निश्चित दिशा में देखने से पहले उसने जोर से सूंघा। हालांकि यह कुछ भी नहीं देख सकता था, ये कुछ आकर्षक महसूस कर सकता था। क्या हुआ? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। ये पहली बार था जब उसने फैंटम को इस तरह व्यवहार करते हुए देखा था। फैंटम ने उत्तर दिया, मैं एक ऊंचे व्यक्ति के अस्तित्व को महसूस कर सकता हूं, या कम से कम एक ऊंचे व्यक्ति का खून। इस जंगल के बहुत अंदर कोई है जिसके शरीर में एक ऊंचे आदमी का खून बह रहा है। महाराज, आपका क्या मतलब है? ये पहली बार था जब ये जियो ने लेस दैन एक्सल्टेड वन ग्रेटर दैन शब्द सुना। वो समझ नहीं पाया और पूछा, मनुष्यों की तरह ही हम जानवरों को भी उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में स्थान दिया गया है। किसी की रक्तरेखा जितनी अधिक होगी, एक अराजक जानवर उतना ही अधिक शक्तिशाली हो सकता है, भले ही वह एक नवजात जानवर हो। अगर वह ड्रैगन जैसे उच्चतम श्रेणी की रक्तरेखा के साथ पैदा हुआ हो रक्तरेखा, तो मेरे जैसा जानवर उस नवजात शिशु की उपस्थिति से ही रक्तरेखा के दबाव को महसूस कर सकता है। यहाँ तक कि अगर हम चाहें तो भी हम नवजात शिशु के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और तुरंत दबा दिया जाएगा। हमें अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिन महान लोगों के बारे में मैंने बात की, वे सर्वोच्च रैंक वाले जानवर हैं। वे अराजकता की अफवाह वाली 7 सबसे शक्तिशाली ताकतों की तरह हैं जो 7 निषिद्ध भूमि को नियंत्रित कर रहे हैं। केवल उनकी उपस्थिति ही पूरी भूमि को हिला देने के लिए पर्याप्त है। यदि उनमें से एक भी है, सुबह के सितारों की भूमि पर आएं और बताएं कि वे कहां से आए हैं। सुबह के सितारों की पूरी भूमि उनकी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएगी। महत्वाकांक्षी एक ऐसा अस्तित्व है, हम चाहकर भी कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। उन्हें सुबह के सितारों की भूमि में मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही इस पूरी भूमि को हिला सकती है। इसी वजह से मैं यह अनुमान लगा रहा हूँ, वह कोई है जिसके शरीर में किसी महान व्यक्ति का खून बह रहा है। ये बहुत संभव है कि वह किसी महान व्यक्ति का वंशज हो। हालांकि ऐसा लगता है कि उसकी उपस्थिति को बलपूर्वक मिटा दिया गया है, फिर भी मुझे यह महसूस नहीं करना चाहिए महान व्यक्ति के वंशज के साथ हमारे रास्ते में न आए। फैंटम के स्पष्टीकरण ने तुरंत ये जियाओ का ध्यान आकर्षित किया। वह जितना अधिक सुनता, उतना ही अधिक उत्सुक होता जाता। अंत में उन्होंने फैंटम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया और बोले, नहीं, चलो अपने रास्ते पर चलते रहें। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि यह महान का वंशज वास्तव में कौन है। और चूंकि एक महान व्यक्ति को सुबह के सितारों की भूमि में मौजूद नहीं होना चाहिए, जहाँ क्या ये कहाँ से आया? ये सुबह के सितारों की भूमि में कैसे दिखाई दिया? मत करो, मैं वास्तव में हिम्मत नहीं करता। मैं जितना करीब आऊंगा, खून का दमन उतना ही मजबूत हो जाएगा। अंत में मैं पूरी तरह से असहाय हो जाऊंगा। फैंटम ने तुरंत ये जियाओ को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये जियो सहमत नहीं हुआ, और ये जियाओ के साथ संबंध के कारण फैंटम को डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर ये जियो का पीछा करना पड़ा। ये जियाओ वास्तव में इस उत्कृष्ट चीज के बारे में उत्सुक था। उसे भी कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, क्या तुमने यह नहीं कहा कि परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति को किसी ने मिटा दिया है? फिर तुम अब भी कैसे दबे रह सकते हो? फैंटम ने गहरी सांस ली और अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि इस वंशज के खून से परम पुरुष की उपस्थिति मिट गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है। परम पुरुष का खून अभी भी उस जानवर में बहता है। शरीर, ये सिर्फ इतना है कि उस रक्त को सील करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है। कमजोर जानवर इस रक्तरेखा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। यह उस भयानक महिला को, उपहार, लगता है, यूरोन ने मेरे शरीर, रक्त और आत्मा को बदल दिया है। इसने मुझे महान व्यक्ति की इस वंशावली को महसूस करने में सक्षम बना दिया है। ये पहली बार था जब फैंटम ने ये जियाओ को बताया कि उसका शरीर, रक्त और आत्मा बदल गए हैं। ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसने अचानक फैंटम की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, सब कुछ समझाओ। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई, जिससे फैंटम कांपने लगा। ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया।
यू उपनाम वाले लोगों के बारे में कुछ भी लापरवाही से नहीं निपटा जा सकता है, और यह मुख्य रूप से यूरोंग के लिए सच है। जब तक यूरोंग शामिल है, ये जियो इस मामले को अत्यधिक सावधानी से संभालेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C128 अध्याय 128 फैंग यून। एक रहस्य। एक फैंटम ने ये जियाओ को बताया कि जब उसने उसे पकड़ लिया तो यूरोंग ने उसे कैसे एक गोली खिलाई। वह गोली कुछ और ही थी। वह न केवल फैंटम के लिए बहुत आकर्षक थी, बल्कि उसमें फैंटम की भविष्य की ताकत की सीमा को बढ़ाने का गुण भी था। आमतौर पर फैंटम जैसे जानवर अपने चरम पर केवल कैओस स्पिरिट सेंट दायरे तक ही बढ़ सकते थे। हालांकि उस गोली ने इस सीमा को तोड़ दिया और अब फैंटम बहुत मजबूत हो सकता है। यूरोंग ने फैंटम को वह गोली क्यों खिलाई, इसके बारे में न तो फैंटम को और न ही ये जियो को कोई जानकारी थी। ये जियो को अचानक संदेह हुआ कि यूरोंग उस पर नज़र रख रहा होगा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। ये सच नहीं हो सकता है। आखिरकार वह पहले ही यूरोंग और दूसरों की नज़र में अपना मूल्य खो चुका है। अगर कोई उस पर नज़र रख रहा होगा तो वह यूतियान होगा, तो फिर ये सच नहीं हो सकता है। आखिरकार यूतियान ने कभी भी ये जियो से यह पूछने के लिए संपर्क नहीं किया कि वह प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज की खेती क्यों नहीं कर रहा है। ये कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें वर्तमान ये जियाओ नहीं समझ सका, इसलिए उन्होंने इन मामलों को एक तरफ छोड़ दिया और डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट को पार करने पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही वह परम पुरुष के वंशज से मिलने की भी उम्मीद कर रहा था ताकि देख सके कि इसमें क्या खास है। ये पहली बार था जब फैंग यून ने दाशान को लड़ते देखा था। वह पेड़ के सामने झुक गया और दाशान को घूरने लगा। ये कहना होगा कि दाशान की नींव बहुत ठोस थी। हालांकि वह अराजक परिवर्तन के तीसरे चरण में था। फैंग यून का मानना था कि सामान्य प्रारंभिक अराजकता धूल क्षेत्र के योद्धा दाशान के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। दाशान की चालें सरल, तेज और सबसे महत्वपूर्ण भयंकर थीं। उसी समय दाशान का हर हमला कैओस बीस्ट के कमजोर बिंदु पर पूरी तरह से उतर रहा था। चाहे वह दाशान की ताकत हो या गति, केवल एक ही विशेषता थी, भयंकर। मम्मा, बुरा नहीं। फैंग यून ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उन्होंने देखा कि दाशान ने फ्लेमिंग बैटल डियर पर लगातार हथौड़े से प्रहार किया, जिससे वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अन्य 10 हमलों के बाद अंततः हिरन को दाशान के हथौड़े से कुचलकर मार डाला गया। दाशान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका मूल भाग बाहर निकाला। उसने हिरन की लाश को दूर रख दिया और मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, चूंकि हम एक साथ हैं, हम बीस्ट कोर को एक साथ क्यों नहीं लेते? डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट छोड़ने के बाद हम इसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यह इस तरह से बेहतर है। आपको सभी बीस्ट कोर को रखना चाहिए। इस तरह हम एक कैओस बीस्ट से लड़ते समय किसी भी बीस्ट कोर को नहीं खोएंगे। चांगयान ने अचानक कहा। वह आगे बढ़ा और सभी बीस्ट कोर को दाशान के हाथ में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने चलना जारी रखा और कुछ और अराजक जानवरों का भी सामना किया। ये या तो दाशान या ओयांग कियानरू था जिसने हमला किया था। चांगयान द्वारा लड़ाई को तुरंत सुलझा लिया गया। जैसे ही वे चल रहे थे, दाशान के कदम अचानक रुक गए। उसने गंभीर भाव से सामने पेड़ की शाखा पर एक काली मकड़ी को देखा। रॉक इरोडिंग स्पाइडर, यह एक प्रारंभिक चरण की अराजकता धूल क्षेत्र का जानवर है। दाशान ने ओयांग कियानरू की ओर देखा। यदि यह एक और प्रारंभिक कैओस डस्ट दायरे का जानवर होता तो दाशान को कोई परवाह नहीं होती। उसने कड़ा संघर्ष किया होगा और जानवर को मार डाला होगा। हालांकि रॉक इरोडिंग स्पाइडर एक प्रारंभिक चरण का कैओस डस्ट दायरे का जानवर था, लेकिन ये जहरीला था। दाशान के पास जहर से निपटने का कोई तरीका नहीं है। रॉक इरोडिंग स्पाइडर जैसे जानवर से निपटना कठिन है। यहाँ तक कि मिड स्टेज कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं को भी इस जानवर को मारने के लिए बहुत परेशानी होगी। वरिष्ठ भाई चांग, मैं इस रॉक इरोडिंग स्पाइडर को आपके पास छोड़ दूंगा, ओयांग कियानरू ने कहा। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं यहाँ लेट स्टेज कैओस डस्ट दायरे के जानवरों से निपटने के लिए आया हूँ। ये रॉक इरोडिंग स्पाइडर केवल प्रारंभिक स्टेज कैओस डस्ट दायरे का जानवर है और आप अभी भी चाहते हैं कि मैं कार्रवाई करूं।
क्या अभी भी हम में से कोई नहीं है जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है? बस उसे ऐसा करने दो। चांग यान की नज़र फैंग यून पर पड़ी। इससे पहले कि फैंग यून कुछ कह सके, दाशान आगे बढ़े और कहा, वरिष्ठ भाई चांग, रॉक इरोडिंग स्पाइडर कोई साधारण जानवर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यह बहुत जहरीला है और मिड स्टेज कैओस डस्ट दायरे योद्धा से नीचे के किसी भी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया जाएगा, तुरंत रॉक इरोडिंग स्पाइडर द्वारा। तो क्या? हालांकि हम एक अस्थायी टीम हैं, हम यूं ही बैठे नहीं रह सकते। ठीक है, यदि आप योगदान अंक अर्जित करना चाहते हैं तो आपको एक कदम उठाना होगा, अन्यथा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ओयांग कियानरू और दाशान ने भौहें चढ़ा दी। जैसे ही वे बोलने ही वाले थे, फैंग यून ने आलस्य से अपनी कमर खींची और आगे बढ़ गया। फैंग यून, मैं आपकी मदद करूंगा। दाशान ने पीछा किया। आखिरकार फैंग यून भी उन्हीं की तरह अराजक सम्मेलन के 3 चरणों में एक योद्धा था। वह रॉक इरोडिंग स्पाइडर जैसे जानवर को कैसे मार सकता है? धन्यवाद, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मुझे करने दो। फैंग यून इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते थे। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और रॉक इरोडिंग स्पाइडर पर वार कर दिया। और यही वह समय था जब रॉक इरोडिंग स्पाइडर ने कार्रवाई की थी। एक मकड़ी का जाला टूट गया। इससे पहले कि फैंग यून बच पाता, अनगिनत मकड़ी के जाले सभी दिशाओं से गिर गए। उसे बिल्कुल भी अराजकता की ऊर्जा महसूस नहीं हुई। यह एक विशाल जाल की तरह था जिसने उसके चेहरे को ढक दिया था। हालांकि जाल अभी तक वास्तव में फैंग यून के शरीर पर नहीं गिरा है, लेकिन इसने पहले ही उसकी दृष्टि रेखा को पूरी तरह से ढक दिया था। फैंग यून, चकमा दो, मकड़ी का रेशम जहरीला होता है, दाशान चिल्लाया। क्या उसे आपको इस तरह के सरल सामान्य ज्ञान की याद दिलाने की ज़रूरत है? अगर उसे इसके बारे में भी पता नहीं है, तो फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? क्या ये संप्रदाय का अपमान नहीं है? चांग यान ने एक हास्यास्पद अभिव्यक्ति प्रकट की। रॉक इरोडिंग स्पाइडर एक पेड़ की शाखा पर निश्चल पड़ा हुआ था। इसकी दोनों आंखें घूमती रहती थीं। इसकी राय में इसके सामने का मानव जल्द ही मकड़ी के जाले से ढक जाएगा, फिर जमीन पर लौटेगा और जहर खाकर मर जाएगा। हालांकि जैसे ही मकड़ी का जाला गिरने वाला था, फैंग यून आगे बढ़ गया। तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ मकड़ी का जाला तलवार के चारों ओर लिपट गया और रॉक इरोडिंग स्पाइडर के शरीर में घुस गया। लंबी तलवार खींच ली गई। काले खून की एक धार फूटकर जमीन पर गिरी। स्लैश! काले धुएं का एक बादल ऊपर उठा और खून के नीचे गिरी हुई पत्तियां और चट्टानें तुरंत क्षत विक्षत हो गईं, जिससे एक बड़ा छेद दिखाई देने लगा। कैसा जबरदस्त जहर है! फैंग यून बुदबुदाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। दूसरी ओर दाशान का दिल कांप उठा। वह जानता था कि रॉक इरोडिंग स्पाइडर का जहर शक्तिशाली था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। यह एक क्षण में चट्टानों को भी संक्षारित कर सकता है। उनकी नज़र में अगर फैंग यून इस जहर की चपेट में आ जाता तो 1 मिनट से भी कम समय में उसकी मौत हो जाती। यहाँ तक कि अगर वह जहरीली मकड़ी के रेशम से फंस भी जाता, तो मकड़ी का रेशम उसके शरीर को तेज ब्लेड की तरह काट देता, जिससे उसके शरीर के अंदर जहर फैल जाता, जिससे उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता। ये कैसे संभव है? इस कूड़ेदान की गति वास्तव में बहुत तेज है। चांग यान की आंखों में एक भयावह दृष्टि चमक उठी। शाश्वत परी ड्रैगन परिवर्तन की खेती करते समय, जब तक वह 3 या 4 बड़े लोगों से ऊंचा नहीं होता, वह फैंग यून की ताकत के माध्यम से नहीं देख पाएगा। चांग यान की नज़र में फैंग यून उससे भी कमजोर था। इस प्रकार की ताकत के साथ रॉक इरोडिंग स्पाइडर का सामना करने का परिणाम केवल मृत्यु होगा। हालांकि न केवल फैंग यून की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसने एक ही तलवार के वार से रॉक इरोडिंग स्पाइडर को भी मार डाला। हालांकि रॉक इरोडिंग स्पाइडर अचंभित था, इसका अधिकांश कारण फैंग यून की तलवार के वार की गति थी। फैंग यून, प्रभावशाली, आपने एक ही वार में रॉक इरोडिंग स्पाइडर को मार डाला। आप मुझसे कहीं अधिक मजबूत हैं। दाशान आगे बढ़े और फैंग यून के कंधे पर अपना हाथ रखा। वह मूर्खतापूर्वक मुस्कुराया। ओयांग कियानरू आगे बढ़े और मीठी मुस्कान दी। वह फैंग यून के चारों ओर घूमी और बोली, क्या आप जानते हैं कि यह अभी कितना खतरनाक था? जब तक आपको किसी मकड़ी के रेशम ने छुआ होगा,
कोई भी आपको नहीं बचा सकता। ओयान कियानरू फैंग यून ने जो कहा वो सुनना नहीं चाहता था। तुम उस महिला के बारे में सोचने की हिम्मत कर रहे हो जो मुझे पसंद है। तुम बस रुको, मैं तुम्हें डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट को कभी भी जीवित छोड़ने नहीं दूंगा। चांग यान ने जब देखा कि कैसे ओयान कियानरू और फैंग यून खुशी से बातें कर रहे थे तो उसने मन ही मन सोचा और ठंडे स्वर में कहा, वह बहुत भाग्यशाली था। उसकी मुलाकात एक बेवकूफ़ मकड़ी से हुई जो उसे चाकू मारकर मारने का इंतजार कर रही थी, बस इतना ही। फैंग यून ने चांग यान को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे चांग यान की आंखें और भी ठंडी हो गईं। दाशान आगे बढ़े और रॉक इरोडिंग स्पाइडर के बीस्ट कोर को हटा दिया। वह फैंग यून को देखकर मुस्कुराया और फिर बाकी सभी लोगों के साथ गहराई में चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। सी 129 अध्याय 129 फैंग यून। एक रहस्य। 2 रास्ते में कुछ कमजोर कैओस जानवर थे जो टीम द्वारा मारे गए थे। उन्होंने फिर से 20 से अधिक पशुकोर प्राप्त किए। वाह, क्या सुंदर झील है। क्या ये ज़ेड मून झील है? ओयान कियानरू की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसके सामने एक विशाल झील दिखाई दी। झील का पानी गहरा हरा था, लेकिन उसकी गहराई गहरी और अतुलनीय रूप से अजीब थी। झील की सतह पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और पानी रत्नों की तरह टिमटिमा रहा था। ये बेहद खूबसूरत था। फैंग यून ने धीरे से अपना सिर हिलाया। महिलाएं तो महिलाएं हैं। इस वक्त भी वह खूबसूरत नज़ारे देखने के मूड में था। आसपास का वातावरण अराजक जानवरों से भरा हुआ था। यदि कोई सावधान न रहे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानती थी कि एक जगह जितनी अधिक सुंदर होगी, एक शक्तिशाली अराजक जानवर का प्रकट होना उतना ही आसान होगा? कियानरू, हिलना मत। ओयान कियानरू बस आगे बढ़ने ही वाला था कि चांग यान ने अचानक धीमी आवाज में डांटा। उसकी नज़र झील के किनारे उगी घास फूस की ओर पड़ी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, ओयान कियानरू और दाशान ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सके। उसमें एक विशाल हरे रंग का सांप फंसा हुआ था। वह बहुत डरावना था। हरे रंग के तराजू चमक रहे थे और चमक रहे थे। एक ठंडी हवा चली जिससे मछली जैसी तेज गंध आ रही थी। यह एक एजियो रॉक किंग स्नैक है और यह एक वयस्क भी है। ये कैसे संभव है? एजियो रॉक किंग स्नैक जैसा जानवर, एक लेट स्टेज कैओस डस्ट रियल्म जानवर, डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में कैसे दिखाई दे सकता है? अब जो एजियो रॉक किंग स्नैक दिखाई दिया वह वयस्क था। एक वयस्क एजियो रॉक किंग स्नैक पहले से ही एक लेट स्टेज कैओस डस्ट दायरे का जानवर था। इसकी अपनी ताकत का तो जिक्र ही नहीं। एक और कारण था जिसके कारण लोग इस जानवर से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मृत्यु के कगार पर एजियो रॉक किंग स्नैक अचानक एक विशेष परिवर्तन से गुजरेगा, एक छोटी सी अवस्था में ताकत में वृद्धि होगी। यदि यह उस परिवर्तन से गुजरा तो इस जानवर के पास प्रारंभिक चरण की अराजकता आत्मा क्षेत्र योद्धा की ताकत होगी। वे भयभीत कैसे नहीं हो सकते थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि डर केवल 3 लोगों की आंखों में ही देखा जा सकता था। चेंग यान उदासीनता से इस जानवर को देख रहा था। ऐसा लगता है जैसे उसे इस जानवर के अंतिम क्षण में परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओयान कियानरू इतनी डरी हुई थी कि उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। दाशान की सांसें भी तेज थीं और माहौल भारी था। सभी को अपने शरीर पर एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। वरिष्ठ भाई चांग, मुझे लगता है कि हमें चले जाना चाहिए। एक वयस्क एजियो रॉक किंग स्नैक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम निपट सकें, ओयान कियानरू ने धीमी आवाज में कहा। कियानरू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये सिर्फ एक एजियो रॉक किंग स्नैक नहीं है? मुझे इसे अपने ब्लेड से काटते हुए देखो। चांग यान ने अपना सिर हिलाया और एक बड़ी कृपाण निकालते हुए शांत होने का नाटक किया। वह तेजी से आगे बढ़ा। चिलचिलाती धूप ब्लेड कला। बड़े चाकू ने गर्म अराजकता ऊर्जा उत्सर्जित की जिससे खरपतवार हवा में उड़ गए। गर्म हवा की लहरें लुढ़क गईं और हरी घास पीली हो गई, मानो गहरी शरद ऋतु में प्रवेश कर गई हो। ब्लेड गिरने से पहले ब्लेड की ऊर्जा ने एजियो रॉक किंग स्नैक के शरीर को भयंकर रूप से काट दिया। गर्जन। एजियो रॉक किंग स्नैक अचानक उभर आया। उसका 100 मीटर लंबा शरीर फैल गया और उसकी पूंछ, जो बाल्टी जितनी मोटी थी,
चांग यान की ओर तेजी से बढ़ी। सांप की पूंछ जहां जहां से गुजरी वहां वहां घास फूस जो मनुष्य की ऊंचाई से आधी थी बह गई। हर जगह रेत और पत्थर उड़ रहे थे और हवा में विस्फोट की आवाज लगातार सुनी जा सकती थी। टकराना। चांग यान पीछे हटता रहा, लेकिन अचानक जागा हुआ एजियो रॉक किंग स्नैक उसे कैसे जाने दे सकता था। सांप की पूंछ बेतहाशा नाचने लगी और तेज हवा चलने लगी। क्या मूर्ख है। एजियो रॉक किंग स्नैक सो रहा था, और जब आपने हमला किया तो आपने पहले ही आवाज भी कर दी थी। क्या तुम पागल हो। फैंग यून और दाशान अवाक रह गए और उन्हें यहां तक संदेह हुआ कि इस आदमी का दिमाग कीचड़ से भरा हुआ है। यदि यह चांग यान की चीख के लिए नहीं था, हालांकि स्लैश एजियो रॉक किंग स्नैक को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम नहीं होगा, ये कम से कम एजियो रॉक किंग स्नैक की रक्षा को तोड़ने और उसे थोड़ा घायल करने में सक्षम होगा। यह वही रक्षा थी, लेकिन सोया हुआ एजियो रॉक किंग स्नैक और जागृत एजियो रॉक किंग स्नैक बहुत अलग थे, क्योंकि सोते हुए एजियो रॉक किंग स्नैक के तराजू में अराजकता ऊर्जा का समर्थन नहीं था, लेकिन जागने के बाद ये तुरंत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैओस ऊर्जा का उपयोग करेगा। उस समय इसकी रक्षात्मक शक्ति दोगुनी हो गई थी। धिक्कार है, तुम्हारी चमड़ी काफी मोटी है, देखते हैं तुम कितने समय तक टिक पाते हो। एक छोटा सा लेट स्टेज कैओस डस्ट रियल्म बीस्ट मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है। वैसे भी हमारा मिशन एक लेट स्टेज कैओस डस्ट रियल्म बीस्ट को मारना था, इसके बाद तुम्हें मारकर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चांग यान ने अपने ब्लेड से एजियो रॉक किंग स्नैक पर वार किया। हालांकि उसकी ताकत खराब नहीं थी, फिर भी उसके लिए एजियो रॉक किंग स्नैक की रक्षा को तोड़ना बहुत मुश्किल था। आप लोग आएं और इसे रोकें। मुझे इसे एक स्लैश से मारने के लिए अपने सोलबाउंड कॉम्बैट कौशल का उपयोग करते हुए देखें। दाशान बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह भागने का समय नहीं था। अगर चेंग यान को कुछ हो गया तो वे अपनी दयनीय ताकत के साथ इस जंगल को जीवित नहीं छोड़ पाएंगे। आखिरकार केवल चेंग यान के पास ही मिड स्टेज कैओस डस्ट दायरे की खेती थी, वो उनकी पूरी यात्रा का समर्थन करने के लिए काफी था। हालांकि ओयांग कियानरू थोड़ा डरी हुई थी, फिर भी वह आगे बढ़ी। केवल फैंग यून हिले नहीं, वह युद्ध को रुचिपूर्वक देखता रहा। दाशान के हथौड़े और ओयांग कियानरू की तलवार ने एजियो रॉक किंग स्नैक के शरीर पर प्रहार किया, जिससे वह तुरंत क्रोधित हो गया। सांप की मोटी पूंछ बेरहमी से उन दोनों की ओर टूट पड़ी। बूम! वे दोनों अभी चकमा दे ही रहे थे कि सांप की पूंछ जमीन में जा गिरी। जमीन पर चट्टानें पाउडर में बदल गईं, जिससे आधा मीटर गहरी खड्ड दिखाई देने लगी। वरिष्ठ चांग, जल्दी करो और हमला करो, नहीं तो हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। दाशान जोर से चिल्लाया और अपना हथौड़ा ऊपर घुमाया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि चांग यान, जो एक क्षण पहले किनारे पर खड़ा था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। चांग यान, तुम कमीने हो। ओयांग कियानरू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वह चिल्लाई, नीच कमीने, हमने इस लड़ाई में भाग लिया क्योंकि हम तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन तुम वास्तव में भाग गए। फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय के पास तुम्हारे जैसा शिष्य कैसे हो सकता है। बस मुझे डांटना बंद करो। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने पहले ही इस जानवर पर हमला नहीं किया होता। उसे एजियो रॉक किंग स्नैक की ताकत और विशेषताओं के बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा। आइए इस जानवर से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम करें। पहला। फैंग यून ने अपनी लंबी तलवार निकाली और बाहर निकल गया। फुसफुसाहट की आवाज के साथ लंबी तलवार ने एजियो रॉक किंग स्नैक के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। बजना! प्रचंड बल ने न केवल एजियो रॉक किंग स्नैक के शरीर को तोड़ा, बल्कि वह वापस भी उछल गया। फैंग यून की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला इस जानवर पर काम नहीं करेगा। फैंग यून, ये काम नहीं करेगा। हम इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर यह जारी रहा तो हम सभी यहीं मर जाएंगे। ओयांग कियानरू चिल्लाया। हालांकि वह जानती थी कि फैंग यून की युद्ध शक्ति दुर्जेय थी, उनका वर्तमान प्रतिद्वंद्वी असामान्य था, वे इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सके। फैंग यून ने भौहें चढ़ा लीं और फिर गंभीरता से कहा, तुम लोग पहले भाग जाओ, मैं पहले इसे रोक दूंगा। आप कैसे हैं? दाशान ने चिंतित होकर पूछा। मेरे बारे में चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास बचने का एक रास्ता है,
लेकिन अगर तुम दोनों यहाँ रहोगे तो तुम केवल मुझ पर बोझ डालोगे। दाशान और ओयांग कियानरू ने एक दूसरे की ओर देखा। वे एक दूसरे की आंखों में संघर्ष देख सकते थे। अंत में उन्होंने सिर हिलाया और बोझ न बनने का फैसला किया। कृपया जीवित वापस आएं, हम आपका इंतजार करेंगे। ओयांग कियानरू ने बात की और जल्दी से दाशान के साथ चला गया। सांप उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन फैंग यून ने उस पर हमला कर उसे रोक दिया। उन दोनों के चले जाने के बाद फैंग यून अचानक एज और रॉक किंग स्नैक के सामने रुक गया। फिर उसने ठंडी आंखों से इस जानवर को देखा। फिर उसने अपनी लंबी तलवार से उसका हाथ काट दिया और खून बहने लगा। जैसे ही उसके हाथ से खून निकला, एज और रॉक किंग स्नैक जम गया। एक क्षण में बेहोश होने से पहले उसने भय से खून को देखा। यह ऐसा था मानो किसी राक्षसी आभा ने सांप पर दबाव डाला हो, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया हो। फैंग यून सांप के सामने बैठ गया और बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, भले ही मेरी रक्तरेखा पिता द्वारा सील कर दी गई हो, एकमात्र सील एक महान व्यक्ति की आभा को कैसे कैद कर सकती है। मुझे बस इतना करना है कि अपना खून बहने दें, और तुम्हें ऐसा महसूस होगा मानो तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ दबा दिया गया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C130 CH 130। एक अवशेष फैंग यून उठ खड़ा हुआ और जंगल में गहराई से देखने लगा। उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक रही थीं। वह क्या है? एक अवशेष? फैंग यून की आंखें जंगल में गहराई तक देखने में सक्षम लग रही थीं। उन्होंने जल्द ही कुछ ढूंढ लिया। उसका मुंह मुड़ गया और वह तुरंत जंगल के अंदर भागने लगा और अवशेष लाने की तैयारी करने लगा। ये जियाओ और फैंटम बेहद तेज गति से जंगल में भाग रहे थे। रास्ते में ये जियाओ के शरीर से आने वाली भयावह आभा और कमजोर जानवरों के लिए फैंटम के प्राकृतिक रक्तरेखा दमन के कारण किसी भी अराजक जानवर ने उन दोनों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही 10 दिन बीत गए और अभी ये जियाओ पहले ही डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अचानक फैंटम रुका और एक निश्चित दिशा में देखने लगा। यह क्या है? ये जियो ने पूछा। फैंटम बोला, मुझे बस महान व्यक्ति के वंशज की उपस्थिति महसूस हुई। उसकी आभा उस दिशा में गायब हो गई। फिर चलो, जल्दी करो और पीछा करो। फैंटम थोड़ा झिझका, लेकिन जब उसे याद आया कि ये जियो ने पिछले कुछ दिनों में जो ताकत दिखाई थी, उसने 3 स्टेज ऑफ स्पिरिट फ्यूजन के जानवरों को भी तुरंत मार डाला था, तो उसे राहत मिली और उसने नष्ट हो रही आभा का पीछा करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही वे एक विशाल पर्वत के सामने प्रकट हो गए। ये है डार्क मून पर्वत। इस जंगल का नाम इसी पर्वत के नाम पर रखा गया है। ये जियाओ तुरंत पहाड़ को पहचानने में सक्षम हो गया। फैंटम ने भी अपना सिर हिलाया और आभा का अनुसरण करना जारी रखा, और जल्द ही एक जगह पर पहुंच गया जहां कई मजबूत लोग एकत्र हुए थे। कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों के योद्धाओं को भी यहाँ देखा जा सकता था। ये स्पष्ट था कि यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। ये जियाओ ने जल्द ही बहुत दूर तक चमकती रोशनी के निशान देखे, जिससे उसे एक रहस्यमय एहसास हुआ। वो एक अवशेष का प्रवेश द्वार है। ये जियाओ की आंखों में उत्साह का एक संकेत झलक गया जब उसने उस जगह को देखा जहां से तेज रोशनी निकल रही थी। हाँ, ये सिर्फ इतना है कि अवशेष अभी सील किया हुआ लग रहा है, इसलिए हम अभी प्रवेश नहीं कर सकते। फैंटम ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन वह तेज रोशनी को नहीं बल्कि कुछ ही दूरी पर खड़े एक युवक को देख रहा था। ये जियाओ ने भी फैंटम की निगाहों का पीछा किया और जल्द ही फैंग यून को देखा, जो चमकती आंखों से अवशेष को देख रहा था। क्या वह वही है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का वंशज अराजक जानवर नहीं होना चाहिए? वह इंसान क्यों है? हालांकि उसने फिर अपना सिर हिलाया और अपनी जिज्ञासा रोक ली। आखिरकार फैंग यून जरूरी नहीं कि एक इंसान हो, वह सिर्फ एक इंसान की तरह दिख सकता है लेकिन एक अलग जाति से है, या हो सकता है कि उसने अभी अभी इंसान का रूप धारण किया हो। ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, यह वही है। सकारात्मक उत्तर सुनकर ये जियाओ ने फैंग यून को करीब से देखा। वह बता सकता था कि फैंग यून कैओस डस्ट दायरे का योद्धा भी नहीं था। हालांकि उसके हाथ पर घाव से वह एक भयानक आभा महसूस कर सकता था।
इस आभा को आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता है यदि उसके पूरे शरीर, आत्मा और इंद्रियों को अराजकता के कमल द्वारा अराजकता की उत्पत्ति के साथ संयमित नहीं किया गया होता, तो ये जियो को निश्चित रूप से इस आभा का एहसास नहीं होता। यह एक बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई आभा थी। ये जियाओ ने तुरंत फैंग यून से संपर्क नहीं किया, इसके बजाय उसने सही अवसर की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। फिलहाल उसने अपनी नज़रें हटा लीं और दूसरे लोगों की तरफ देखने लगा। बात सिर्फ इतनी है कि वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जब उसने अपनी नज़रें घुमाईं तो फैंग यून ने उसकी ओर देखा। फैंग यून भी भौहें सिकोड़ रहा था। न जाने क्यों ये जियाओ पहले काफ़ी देर तक उसे देख रहा था। क्या वह कुछ जानता है? तब फैंग यून ने फिर से अपना सिर हिलाया और अवशेष को देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक लालची रोशनी चमक रही थी। ये जियाओ ने भीड़ का अवलोकन किया। इस इलाके में पहले से ही काफ़ी लोग जमा थे। हालांकि वे एक दूसरे से अलग हो गए थे, फिर भी वे नियमित रूप से क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लेते थे। आखिरकार ये डार्क मून माउंटेन फॉरेस्ट का मुख्य क्षेत्र है और उनके सामने का ये पर्वत डार्क मून माउंटेन था। ये कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन मुख्य रूप से जीवन घातक खतरों के लिए। अब भी शक्तिशाली कैओस बीस्ट को समय समय पर भागते हुए देखा जा सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे शक्तिशाली लोग यहाँ आएंगे। ये जियाओ ने चारों ओर देखा और पाया कि उनमें से 100 से अधिक थे, और उनमें से कम आधे कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा थे। दूर ये जियाओ को ऐसे कई क्षेत्र दिखाई दे रहे थे जहां स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों में और भी अधिक शक्तिशाली लोगों को किसी चीज की प्रतीक्षा करते देखा जा सकता था। शायद वे प्रकाश अवरोध के गायब होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अवशेष में प्रवेश कर सकें। इस अवशेष का आकर्षण छोटा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह अवशेष कोई साधारण नहीं है। वास्तव में ये किस प्रकार का अवशेष है? ये जियाओ धीमी आवाज में बुदबुदाया और आसपास का निरीक्षण करता रहा। एक अराजक जानवर के रूप में फैंटम ने अवशेष में प्रवेश न करने का फैसला किया। जब ये जियाओ ने पूछा कि क्यों, फैंटम का उत्तर सरल था। उसे इस अवशेष के अंदर एक प्रतिबंध महसूस हो सकता था। इस प्रतिबंध से उसे खतरा महसूस हो रहा था। यह ऐसा था मानो प्रेत ने अवशेष में प्रवेश करने का साहस किया, उसे तुरंत मार दिया जाएगा। इस प्रकार फैंटम ने जोखिम न लेने का फैसला किया। चूंकि यही मामला था, ये जियाओ ने उसे बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहा और फिर भीड़ में शामिल हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। लोगों की बातचीत से उन्हें पता चला कि ये सभी लोग फ्लोटिंग क्लाउड डोमेन के 8 मुख्य शहरों से आए थे, जिसे फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक मुख्य शहर में फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय द्वारा नियंत्रित एक द्वितीयक बल स्थापित किया गया है, और वे द्वितीयक बल भी बहुत जल्द इस अवशेष के लिए आ रहे थे। 2 सेनाएं पहले ही आ चुकी हैं, 6 और सेनाएं आनी बाकी हैं। ये जियाओ को पहले से ही कुछ जानकारी पता थी। वह जानता था कि फ्लोटिंग क्लाउड डोमेन में कुल 9 मुख्य शहर हैं। 8 मुख्य शहरों के अलावा जहां फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय द्वारा माध्यमिक बल स्थापित किए गए हैं। अंतिम मुख्य शहर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी था, जहां ये जियो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने और डिवाइन फॉर्मेशन सिटी में टेलीपोर्ट करने के लिए जाना चाहता था। चिल्लाओ! जैसे ही हर कोई इंतजार कर रहा था, एक चील की कर्कश आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि दूर से एक पैशाचिक आभा महसूस की जा सकती थी। सबके चेहरे थोड़े बदल गए। उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। एक काला बिंदु तेजी से बंद हो रहा था। उसकी गति बेहद तेज थी। कुछ ही सेकंड में वह पहले से ही उनके ऊपर था। ये गोल्डन ईगल पैलेस के लोग हैं। जब उन्होंने अपने सिर के ऊपर कई 100 फीट बड़े बाजों को देखा तो हर किसी के हाव भाव बदलने से नहीं रह सके। गोल्डन ईगल पैलेस 8 माध्यमिक बलों में से एक था। ये जियाओ ने आकाश में चील की ओर देखा। उसने 1 दर्जन युवक युवतियों को बाज की पीठ पर खड़े देखा। उनमें से प्रत्येक का एक असाधारण प्रभाव था। चील पर नजर डालते हुए ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन एक हल्की आह भरी, जैसा कि एक अधिपति बल द्वारा नियंत्रित द्वितीयक बल की अपेक्षा की जाती है। बस यह माउंट पहले ही आत्मा सम्मलन के पहले चरण से गुजर चुका है। आकाश में दर्जनों युवा पुरुष और महिलाएं तिरस्कार पूर्वक भीड़ पर नजरें गड़ाए हुए थे और पास की एक पर्वत चोटी पर उतर गए। धिक्कार है, ये 8 गौन संप्रदाय इतने अहंकारी क्यों हैं?
उन युवा पुरुषों और महिलाओं की नज़रें स्पष्ट रूप से नीचे की भीड़ से बच नहीं सकीं, जिससे उनमें से कई असाधारण रूप से क्रोधित हो गए। हालांकि गुस्सा तो गुस्सा था, परेशानी पैदा करना असंभव था। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि इन नवागंतुकों की पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। इसके अलावा कौन जानता था कि अंधेरे में कोई बूढ़ा धुंधला आदमी उनका पीछा कर रहा था। ये जियाओ ने नज़र घुमाई और युवाओं के एक समूह को ऊंची जमीन पर खड़ा देखा। उनकी निगाहें नीचे लोगों को चंचलता से घूर रही थीं। ये जियाओ ने उन पर अपनी निगाहें घुमाई और फिर बीच में बैठे आदमी पर रुक गए। इस आदमी ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आभा बहुत अच्छी थी। उनका चेहरा सुंदर और स्वभाव असाधारण था। भीड़ में खड़े होकर वह काफी अलग दिखते थे। ये जियाओ ने जिस बात पर विशेष ध्यान दिया वह खतरनाक आभा थी जिसे ये जियो ने इस व्यक्ति से महसूस किया था। ये वास्तव में किस प्रकार का अवशेष है? यह व्यक्ति पहले ही आत्मा सम्मिलन के 3 चरणों से गुजर चुका है और एक लघु संत बनने से केवल एक कदम दूर है, यहाँ तक कि वह यहाँ आकर्षित भी है। ये जियाओ की आंखों में गंभीरता का संकेत झलक गया। इन बड़े संप्रदायों की वास्तव में असाधारण पृष्ठभूमि थी। अचानक ये जियाओ को कुछ और महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और फैंग यून की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वर्तमान फैंग यून पहले देखे गए से बिल्कुल अलग था। इससे पहले फैंग यून एक सामान्य व्यक्ति की तरह था जिसे अभी तक कैओस डस्ट दायरे का योद्धा नहीं बनना था। हालांकि वर्तमान फैंग यून ने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था और उसका स्वभाव असाधारण था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी खेती पहले से ही अराजकता की भावना के चरम पर थी। कोफाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।